वेलकम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक की शुरुआत है। इस टॉपिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसे कई जगह पर कई किताबों में से इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इस टॉपिक का बैकग्राउंड ऐसा है। देखो, जब आप छत की डिजाइन करते हो, कॉलम्स बनाते हो, पिलर्स बनाते हो, तो कौन सा कॉलम कितना लोड बियर करेगा, कौन सा पिलर कितना लोड बियर कर सकता है। आरसीसी कंक्रीट की जब छत बना रहे होते हो, तब बनाते समय कौन सा सरिया कितने एमएम का लेना है, किस स्ट्रेंथ का लेना है, कौन सा सीमेंट यूज करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये बातें हमारे मन में क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, जब क्रेन का वर्क देखा होगा आपने। क्रेन क्या करता है? बोले सर, एक वायर रहता है, वायर की मदद से किसी को उठाने के लिए काम करता है। तो वो वायर कितनी थिकनेस का बनाया जाए, कितना मोटा बनाया जाए, ये जो चीजें डिजाइनिंग के समय ध्यान रखी जाती है, वो इस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में और बेहतर होती है। मतलब इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर वो पार्ट जो कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग पार्ट में हो रहा होता है, वहां पर इसका एप्लीकेशन है। डैम बनाते समय इसका एप्लीकेशन है, पिलर्स की डिजाइनिंग में एप्लीकेशन है, बीम्स की डिजाइनिंग में एप्लीकेशन है। लोड जहां पे भी बियर करने की बात आती है, मैक्सिमम लोड कितना बियर किया जा सकता है किसी भी जगह पर, वहां पर इसकी जरूरत है। तो इस टॉपिक की शुरुआत ऐसी है, या इस टॉपिक में हम पूरा क्या कवर करेंगे आज, तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि हम किस तरह से सॉलिड जो होते हैं उनका बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर किस तरह से समझा जाता है, कि उनका आखिर बॉन्डिंग किस तरह से होगा और किन कंडीशन पे वो बॉन्ड टूटेगा, ये सब हम बात करेंगे। आगे चल के आप और हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सीखेंगे, क्या स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेन होता है, कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम वर्कआउट करेंगे, दैट विल बी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की मदद से एक इंपॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स और इसके एप्लीकेशन देखने के बाद हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर। स्ट्रेन एनर्जी मतलब किसी वायर को खींचने पर, या किसी भी वायर के प्लेस पे कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई रॉड हो सकती है, तो खींचने के बाद में जो हम खींचते समय जो ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो जाती कहां पर है, डिसअपीयर होती कहां पर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट वो टॉपिक होगा जिस टॉपिक से कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लाइफ में है, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए कि अगर यह बोला जाए कि कोई भी सॉलिड मटेरियल जो बना हुआ होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है ना, तो सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे, हाउ डज इट मटेरियल फॉर्म। तो आपने और हमने सीखा था जब हम बेसिक्स क्लासेस में थे, 11th का स्टार्टिंग भी हुआ था, जब आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी सीखा हो, या 9th क्लास में भी सीखा हो, तो आप जानते हैं कि दुनिया का हर सब्सटेंस उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर देखा जाए तो एटम बताया जाता था, शुरुआत में बताया जाता था। और एटम के बाद में भी जब हमने और स्टडी किया तो और समझा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम दैट वाज न्यूक्लियस, और उसके आसपास जो रिवॉल्व होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स। आप और हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोज आर द न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, दोज आर द विच फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी सॉलिड के कंस्ट्रक्शन में, किसी भी एटम के कंस्ट्रक्शन में, या एटम के बॉन्ड्स बनाने में, एटम के इंटरेक्शन में, एक एटम के दूसरे एटम के इंटरेक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। वो इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। बराबर है स्टूडेंट्स। तो यहां जब भी बात आए कि सॉलिड कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एटम आपस में आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जा रही होती है। जहां इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की न्यूक्लियस के साथ में, जहां इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की इलेक्ट्रॉन के साथ में बात होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटम के कंबाइन होने के लिए, या एटम्स, एक एटम दूसरे एटम के साथ में एसोसिएट हो रहा होता है, एटम मिलकर बना रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फोर्स।
और मॉलिक्यूल्स की मदद से बन रहा होता है कोई भी मैटर या कोई भी मटेरियल। ये बात हमेशा याद रखें बेटा। तो हम बात करें बेसिकली, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, इंटरैक्शन के लिए, बॉन्डिंग्स के लिए, कोई भी मटेरियल बनने के लिए, एटम के ज्वाइन होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल। एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से आप मैटर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद में अब हमने क्या किया, हमने ऐसा कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन हो चुका है किसी मैटर का, या मान लीजिए स्ट्रिंग के एग्जांपल से मैं समझाता हूं आप लोगों को। मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग सस्पेंड कर दिया आपने यहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ऐसा, एग्जांपल से समझना बच्चों, एग्जांपल से सारी डेफिनेशंस क्लियर करते हो जाऊंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशंस क्लियर होगी आप लोगों की। भाई मान लो ये लेंथ है आपके पास में 2 मीटर का लेंथ है, अब m मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 kg का ऑब्जेक्ट है। तो 10 kg का ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रिंग आपके पास मौजूद है, तो ये 10 kg का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर आप इसे कट कर देते तो ये नीचे की तरफ जाके गिरता। अब नीचे जाके गिरता तो डेफिनेटली ये गिरता जिस कारण से वो था 10G फोर्स। अब ये 10G फोर्स इसके इस एंड पे लगा, तो इस फोर्स ने क्या किया, तो इस फोर्स ने इसके लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया समय के अंदर में, 2.2 मीटर कर दिया। अब समझना, तो लेंथ बढ़ा तो कैसे बढ़ा भाई, ये जो सॉलिड के फॉर्म में स्टेट में अवेलेबल मटेरियल है, बराबर है, जिनका कंस्ट्रक्शन एटॉमिक स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट से मैटर स्टेट की हम बात कर रहे हैं, मैटर पे हम बात कर रहे हैं, नॉट ए स्टेट, है ना। तो यहां पर इनका जो भी बॉन्डिंग्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड्स है, जो भी इनका एसोसिएशन है, मैटर का एसोसिएशन, आपस में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है। अब आपने जब फोर्स लगाया मतलब क्या किया, खींचा। तो खींचने से क्या हुआ, जब आपने खींचा तो खींचने से क्या हुआ, तो खींचने से एक्सटेंशन हुआ, खींचने से लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, बराबर है। तो हमने लगाया फोर्स, हमने लगाया या ग्रेविटेशनल पुल लगा, उससे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को हटा दिया, फिर से हमने इस फोर्स को हटा दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय के बाद ये 2.2 घटकर 2.1 और 2.1 घटकर 2.0 वापस से वही हो जाता है, वापस से वही हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये किस कारण होता है, ये आप सोचिए थोड़ा सा। हमने फिर से कहा, क्या सोचा, क्या कहा, हमने कहा वायर का नेचुरल लेंथ 2 मीटर था, हमने क्या किया, 10 kg का ब्लॉक सस्पेंड किया। ब्लॉक ने क्या किया, ब्लॉक ने फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगा, तो ग्रेविटेशनल पुल लगा। 10G से क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। थोड़े समय के बाद ऑब्जर्व हुआ, क्या हुआ, 2.2 मीटर हो गया। 2.2 मीटर हुआ। अब आपने क्या किया, ब्लॉक हटा दिया। ब्लॉक हटाने के बाद क्या हुआ, लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि वापस से लेंथ 2 मीटर हो गया। तो इसने किया क्या हुआ यहां पर बताओ, यहां पर हुआ हमने जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लिया तो इसने अपने वापस सेम नेचुरल स्टेट को अचीव कर लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने नेचुरल स्टेट को अचीव करता है, बराबर है। सेकंड थिंग ये आता है कि ये भी हो सकता था, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसमें ये स्टेट वापस से अचीव नहीं हुई, 2.1 मीटर हो गया, बाकी वापस से अचीव नहीं हो पाया। तो ये मटेरियल क्या कहलाएंगे, जो अचीव कर लेंगे वो क्या कहलाएंगे, और अचीव किस कारण कर पा रहे हैं, ये रीजन क्या है, यही हम बात आज करने वाले। तो बेटा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगाने के बाद वो वापस अपनी नेचुरल स्टेट को गेन कर लेता है, नेचुरल स्टेट को अचीव कर लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या हुआ, वापस सुनिएगा, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या हुआ और नेचुरल लाइफ में इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या हुआ। भाई नेचुरल लाइफ में इलास्टिसिटी का मीनिंग हुआ कि रबर जब हम खींचते हैं इलास्टिक है, हम ऐसा कहते हैं, जो जितना ज्यादा एक्सटेंड होता है ना, जो जितना ज्यादा एक्सटेंड होता है उसका हम इलास्टिक कहते हैं, जो कि गलत है। फिजिक्स में डेफिनेशन वैलिड नहीं है। फिजिक्स में इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेने पर अपने नेचुरल स्टेट को रीगेन कर लेता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्या बोलेंगे, वापस बोलिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it regain its original shape, it regain its original shape,
ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे प्लास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एज मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि ये 2 मीटर का था लेकिन अब 2.1 मीटर हो गया, अब आपने 10 kg हटा भी दिया तो भी 2.1 मीटर ही हो गया, वापस से शेप गेन नहीं किया, क्या कहलाया, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अच्छा, ऐसे मटेरियल जो इलास्टिसिटी शो करते हैं उन्हें इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिसिटी शो करते हैं उन्हें प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। अच्छा, आइडियल इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कंप्लीट शेप गेन कर लेते हैं वो आइडियल इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। अच्छा, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनको फोर्स लगाने पर वो अपनी नेचुरल स्टेट कभी भी अचीव नहीं कर पाते, थोड़ा भी चेंज नहीं होता और वापस से अचीव नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आइडियल प्लास्टिक मटेरियल या परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। अब देखो, आपने ये फोर्स लगाया था, है ना, आपने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। इस फोर्स ने क्या किया था, सर बोले इस फोर्स ने लेंथ को चेंज कर दिया था। तो ऐसे लेंथ को चेंज कर दिया था, लेंथ चेंज हो गया मतलब डिफॉर्मेशन हो गया, शेप चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, साइज चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, जब ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाने पर उसकी नेचुरल स्टेट से अदर स्टेट में वो चला जाए, डिफॉर्मेशन कहलाएगा। उसकी प्रेजेंट स्टेट से कोई भी अदर स्टेट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, डिफॉर्मेशन कहलाएगा। और ऐसा जो करेगा उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहेंगे, तो हम उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, कौन सा फोर्स नाम देंगे, वापस सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स नाम दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो डिफॉर्मेशन वो प्रोसेस जिसमें कि ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिकली चेंजेस आ जाते हैं, बॉन्डिंग्स के चेंजेस आ जा सकते हैं, डिफॉर्मेशन कहलाएगा, जिसमें शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जो फोर्स ऐसा करेगा उस फोर्स को कौन सा फोर्स नाम दिया जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स नाम दिया जाएगा। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या, जो कंप्लीट शेप गेन करेगा। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या, जो कुछ भी ओरिजिनल शेप गेन करने की टेंडेंसी शो नहीं करेगा। जैसे देखिए, प्लास्टिक मटेरियल को आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, प्लास्टिक मटेरियल मतलब वो मत समझिएगा जो आप समझते हैं नॉर्मली प्लास्टिक। यहां प्लास्टिक मटेरियल का मतलब ग्लास समझ लीजिए, क्ले समझ लीजिए, डफ समझ लीजिए, ग्लास, क्ले, डफ, ये पुट्टी, इसे भी प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। पुट्टी को लगभग आइडियल प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल की कैटेगरी में फॉल होने वाला पुट्टी है। जबकि आप बात करें इलास्टिसिटी में, तो ऑलमोस्ट मटेरियल आप स्टील देख सकते हैं इलास्टिक है। आपके मन में कई बार एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, हम रबर को ज्यादा स्टील कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस फिजिक्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। रबर को खींचो, छोड़ दो, वापस गेन कर लेगा, बराबर, खींच कर और खींचो, ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, बराबर है। लेकिन इलास्टिक पे उसी टाइम, उसी इलास्टिक पर, मतलब जैसे स्टील का मटेरियल ले लो, अब स्टील का एक वायर सस्पेंड कर दो, रबर का एक वायर सस्पेंड कर दो, स्टील का वायर सस्पेंड कर दो, रबर का वायर सस्पेंड कर दो। जब स्टील का वायर सस्पेंड होगा उस पर मास सस्पेंड करो, हिंज कर दो, मास सस्पेंड करो, रबर पर मास सस्पेंड कर दो। अब क्या होने दो, अब दोनों की लेंथ चेंज होने दो, अब दोनों से मास हटा लो। तो ये पाया गया है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि सेम लोड के लिए जो वापस अपना ओरिजिनल शेप ज्यादा गेन करता है वो स्टील है, ना कि रबर है। रबर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं, बदलाव आते हैं, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, प्लास्टिसिटी से पढ़ा, डिफॉर्मेशन पढ़ा। आपको कई बार एक और डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी जिसे कहा जाता है परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी, ये परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, या रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी जिस पर डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करने पर ना तो उसका शेप बदलता है ना उसका साइज बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिजिड बॉडी। और अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी कह दिया जाए, इसका मतलब परफेक्टली का मतलब बिल्कुल भी शेप और बिल्कुल भी साइज चेंज नहीं होने वाला। और हम ये कह सकते हैं, मान लो ये बॉडी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, उनके बीच का ये सेपरेशन है,
आपने कितना भी फोर्स लगाया तो इन दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता। मतलब समय के साथ में कितना भी फोर्स लगाओ, ये दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में कभी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता। नाउ क्वेश्चन ये था जो मैंने आपसे पूछा भी था, ऐसा क्यों होता है कि वापस से ये अपने शेप को रीगेन करता है, वापस से अपने शेप को रीगेन कर लेता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? इसे समझाने के पीछे एक मॉडल बताया जाता है, जिस मॉडल का नाम है स्प्रिंग मॉडल। दिस मॉडल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग मॉडल। ठीक है, स्प्रिंग मॉडल में क्या समझाया गया समझना बच्चों। मान लो आपके पास में ये स्ट्रक्चर इस तरह का, कि हर जगह पर स्प्रिंग कनेक्शन स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, हर एक एटम दूसरे एटम से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा समझ के चलिए स्प्रिंग मॉडल के तहत। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये आपके पास में एच अवेलेबल है। ठीक है ना, अब समझना स्प्रिंग की प्रॉपर्टी जानते हैं आप, स्प्रिंग क्या करता है? बोले सर ये स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सर आप इस स्प्रिंग को खींचिए, इसकी नेचुरल स्टेट से फोर्स लगाइए, इसमें एक्सटेंशन होगा। सर मैंने बोला बिल्कुल होगा बेटा, एक्सटेंशन होगा ही होगा। एक्सटेंशन हुआ, वापस छोड़ दीजिए सर। तो अब मैं पूछता हूं आपसे बेटा, जब एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स कहां की तरफ डेवलप होगा? बताओ कहां की तरफ डेवलप होगा? ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। जब आप छोड़ोगे तो डेफिनेटली इस तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो हमने एक्सटेंशन करना चाहा, इस तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका उल्टा, नेचुरल स्टेट से आप क्या करो, इस नेचुरल स्टेट से एक्स कंप्रेस कर दो, एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा के जैसे आप छोड़ोगे तो वापस से बताइएगा स्प्रिंग का क्या हाल होगा? तो स्प्रिंग इस तरफ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा। तो आपने किया कंप्रेशन लेकिन स्प्रिंग चाहता है एक्सटेंशन, आपने किया एक्सटेंशन लेकिन स्प्रिंग चाहता है कंप्रेशन। वैसे ही क्या होगा देखो ध्यान से भाई, आपने कंप्रेस करने की कोशिश की, ए को बी के पास लाने की कोशिश की, बी को पास लाने की कोशिश की, तो ए से भी और बी से भी दोनों पास लाने की कोशिश करो एक्सटर्नली, तो अंदर से स्प्रिंग फोर्स इस तरह से लगेगा। अब इसका उल्टा देखो, खींचने की कोशिश करोगे, क्या कोशिश करोगे? खींचने की कोशिश करोगे। जब खींचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बच्चों बताओ? सर बोले जब खींचने की कोशिश करेंगे तो खींचते समय स्प्रिंग के दोनों फोर्स अपोजिट लग जाएंगे। पर बोले सर एक लेवल तक ही होता है तो उसके बाद नहीं होता है। हाँ ठीक है, हम आगे बात करेंगे, वही हुक्स लॉ में डिस्कशन होगा कि ये डिस्कशन क्या होगा। तो स्प्रिंग मॉडल के बेस पे समझाया जाता है कि आप क्या कर रहे होते हो, आप जब भी फोर्स लगा रहे होते हो तो आप एक्सटर्नल एजेंट होते हो जो फोर्स लगाते हो। जैसे वायर था, इसका नेचुरल लेंथ 2 मीटर था, हमने जब तक कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वायर पर आपने m मास का ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया तो इससे क्या हुआ? बोले सर ग्रेविटेशनल पुल लगने लगा mg, और इस mg ने क्या किया, mg ने खींचना चालू किया, तो यहां mg कौन सा फोर्स हो गया? तो यहां mg एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, इस एक्सटर्नल फोर्स ने जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स आपस में थे उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाना स्टार्ट किया, सुनना ध्यान से है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाने के अगेंस्ट में अपोजिट फोर्स, जैसे आपने एक्सटेंशन करना चाहा तो उसके अगेंस्ट में क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स। आपने क्या करना चाहा? एक्सटेंशन करना चाहा तो उसके अगेंस्ट में क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो मैं समझा रहा हूं इसे समझिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप खींचना चाहते हो डाउनवर्ड तो बोलो इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब जो वापस गेन करना चाहता है पोजीशन, वो कहां लगेगा? तो आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में। क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? तो हमने ये बात सीखी कि जब भी हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसका जवाबदार फैक्टर होता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? रीस्टोरिंग फोर्सेस। तो आइए अब समझते हैं हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स समझने के बाद, जो कि हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के साथ साथ अब हम समझेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो बेटा, स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस कभी नहीं है जो आप अपने आप में समझते हो। या स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस नहीं है, अरे यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेस में है। नहीं, बिल्कुल ये स्ट्रेस नहीं है। या स्ट्रेस का मतलब क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे सस्पेंड कर दिया,
L लेंथ था इसका इनिशियली, अब क्या हुआ, सस्पेंड होने के कारण लंबे समय के बाद इसका फाइनल लेंथ जो था वो बढ़कर L प्लस स्मॉल l हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इनिशियल लेंथ आपके पास में L था। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A है, तो भाई वायर पर कट कर दिया जाए यहां से पॉइंट पर, तो फोर्स कितना लग रहा था, तो बोले सर फोर्स लग रहा था mg, दैट इज इक्वल टू mg। अच्छा ये कौन सा फोर्स था, बोलो एक्सटर्नल फोर्स था या इंटरनल फोर्स था, जवाब दो सभी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फोर्स था या इंटरनल फोर्स था, बोले सर डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स था। तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने स्प्रिंग मॉडल के हिसाब से क्या किया, ऐसा समझ के चलो कि वायर नहीं है, ऐसा समझ के चलो कि ये स्प्रिंग है। अब आप समझो कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे एक्सटेंड कर चुके हो। अब मुझे जवाब देना, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो बोलो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, बोले सर ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग मॉडल के हिसाब से। तो ये जो फोर्स है ये वायर के मटेरियल ने एक्सर्ट किया है, मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सर्ट हुआ है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, और ये वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है। तो ये जो इंटरनल फोर्स है जो अपनी पोजीशन को रिपोजिशन गेन करना चाहता है, इसे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहा जाता है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। अब समझना स्टूडेंट, मैं मान लीजिए मास आपके पास में कितना था, सर बोले मास 10 किलोग्राम था, मैं बोलता हूं मान लो 1 किलोग्राम था, जी कितना था सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो फोर्स कितना हो गया एक्सटर्नली यहां पर बताना, बोले सर m इंटू जी हो गया, तो मास कितना 1, जी कितना 10, तो फोर्स कितने न्यूटन हुआ 10 न्यूटन हुआ, बोले सर। अच्छा शुरू में जब तक कुछ भी सस्पेंड नहीं था तो बताओ क्या हुआ था, बोले सर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं था मतलब 0 था। अब जब मास बढ़ा दिया गया 10 न्यूटन फोर्स कर दिया गया, ये हो गया आपके पास में 10 न्यूटन फोर्स, तो 0 से 10 न्यूटन हुआ ना, कुछ नहीं था से 10 न्यूटन अप्लाई हुआ, तो 0 से 10 न्यूटन इंक्रीज हुआ। तो भाई जब ये फोर्स बड़ा होगा, सोचो ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी देखना ध्यान से। भाई मैंने स्प्रिंग लगाया एक्सटेंशन किया, अब मैंने एक्सटेंशन शुरू कहां से किया 0 से किया, मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन किया, तो भाई 0 से 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए मैंने फोर्स धीरे धीरे बढ़ाया होगा, बढ़ाया बढ़ा, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ाया और बढ़ा, तो भाई 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए बढ़ाना पड़ा होगा ना, बोले हाँ सर बढ़ाना पड़ा होगा। तो जब तक एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है तब तक मैं फोर्स लगाता जा रहा हूं, एक लेवल पे मैं रुक गया, मान लो मैं रुक गया तो उस लेवल पे एक्सटेंशन भी रुक गया। उस लेवल पे कौन रुक गया, बोलो जवाब दो, उस लेवल पे कौन रुक गया, बोले सर एक्सटेंशन भी रुक गया। तो रोका किसने, बोले सर आप लगा रहे थे एक्सटर्नल एजेंट बन के, और इस जगह पर कौन सा लगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगा। तो बोलो इस जगह पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हुई, बोले सर रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हुई। तो स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है, वापस सुनना बच्चों, स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस आप डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। सो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट की बात चेक करें, यूनिट में हम बात करेंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स कितना है न्यूटन, एरिया कितना है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है, डायमेंशन कितना होता है फोर्स का, तो आप और हम जानते हैं फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 होता है, एरिया का कितना होता है L स्क्वायर होता है। सो m1 L-1 T-2 इसे कहा जा सकता है m1 L-1 T-2, ये स्ट्रेस का डायमेंशन निकल कर आ जाता है आपके पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या स्ट्रेस और प्रेशर, सर बोले प्रेशर का यूनिट भी वही होता है, तो बोले सर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है। सीधी सी बात है कि प्रेशर जो होता है किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये सरफेस है, तो फोर्स जो अप्लाई किया गया सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहली बात तो ये होती है। और मान लो लिक्विड में हम किसी पॉइंट की बात करें, तो लिक्विड में पॉइंट पर प्रेशर की डायरेक्शन कितनी हो सकती है, बोलो किसी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर प्रेशर की डायरेक्शन कितनी जगह पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, बोले सर इस पर भी पॉइंट पर इनफाइनाइट डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट हो सकता है,
और ये पॉइंट भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो प्रेशर और लिक्विड में देखो, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस चेक करो। स्ट्रेस में आप जो फोर्स लगा रहे हो, है ना, वो फोर्स क्या कर रहा है? पहला बोले सर वो फोर्स लेंथ चेंज करने में यूज हो रहा है। लेंथ हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर लेंथ चेंज करने में यूज हो रहा है। और ये फोर्स कैसा है? तो बोले सर ये फोर्स अलोंग द लेंथ है, आपने खींचा है, अलोंग द लेंथ है। कंप्रेस करते थे तब भी अलोंग द लेंथ रहता था, लेकिन जबकि प्रेशर में देखो फोर्स कैसा है? बोले फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस से, पहली बात ये, या कह सकते हो किसी पॉइंट में, लिक्विड में किसी पॉइंट पर, कंटेनर में किसी पॉइंट पर, इनफाइनाइट डायरेक्शन में पॉसिबल है सर। तो चलो ठीक है, समझ में आ गई बात कि प्रेशर और इसमें क्या डिफरेंस है। अब स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, तो आप ये बात समझो थोड़ा सा। अभी आपने क्या किया? बोले सर हमने अभी इसकी सिचुएशन में क्या किया, देखना ध्यान से। बोले सर हमने एम मास को खींचा, मतलब एक्सटेंशन किया। तो बोले सर फोर्स एक ऐसा हो सकता है जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैंने कहा मान लीजिए आपके पास में रॉड है, आप दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट से दोनों तरफ से फोर्स लगाना स्टार्ट करो, रॉड को कंप्रेस करो। तो फोर्स का एक इफेक्ट और हो सकता है कि ये कंप्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स का एक इफेक्ट है ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, फोर्स का इफेक्ट ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, चारों तरफ से फोर्स लगाओ तो फोर्स क्या करेगा? वो जानते क्या आप, जेली क्यूब, उसके बाद में आपने ये भी सुना होगा वो जो फॉर्म यूज किया जाता है, फॉर्म को आप चारों तरफ से फोर्स लगाओ, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर इसका मान लो सरफेस या एरिया या वॉल्यूम इस तरह से कम हो गया। तो पहले ज्यादा वॉल्यूम था, बाद में कम कर दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? वो लेंथ को बढ़ा सकता है, लेंथ को छोटा कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वो वॉल्यूम को छोटा कर सकता है, वॉल्यूम को बढ़ा भी सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है। और वो क्या कर सकता है? तो वो सिंपल एग्जांपल इस तरह से भी कर सकता है। ये आपके पास में मान लीजिए बुक है, बुक पर आपने फोर्स लगाया, पहले शेप ऐसा था, अब देखो इसने क्या कर दिया, बोले सर शेप चेंज कर दिया। तो शेप चेंज हुआ, तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो फोर्स लेंथ को चेंज कर सकता है, फोर्स वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, और फोर्स किसको चेंज कर सकता है? तो बोले फोर्स शेप को चेंज कर सकता है। तो स्ट्रेस तीन तरह के डिफाइन किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस में अलोंग द चेंज लेंथ चेंज की बात आ रही होती है तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह रहे होते हैं। जिसमें वॉल्यूम चेंज की बात आ रही होती है उसे हम वॉल्यूम स्ट्रेस कह रहे होते हैं। और जिसमें शेप चेंज की बात आ रही होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? तो हम उसे शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब देखो इसी एग्जाम्पल में वापस सुनना, मैंने कहा था कि ये आपके पास में नेचुरल लेंथ है, एम मास का ऑब्जेक्ट। अब ये लेंथ बढ़ाकर आपने कितनी कर दी? बोले सर ये लेंथ बढ़ाकर हमने एल प्लस स्मॉल एल फाइनल लेंथ कर दी, ये इनिशियल लेंथ थी। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जवाब देना मुझे इस बात का, भाई चेंज इन लेंथ कितना आया? चेंज इन लेंथ कितना आया? बोले सर दो तरह से आया। यहां पर देखो चेंज इन लेंथ निकालने का सिंपल तरीका सर, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कर दो। चेंज इन लेंथ में बोले फाइनल लेंथ में एल प्लस स्मॉल एल, इनिशियल लेंथ में एल, तो चेंज इन लेंथ आ गया सर आपके पास में एल। सो चेंज इन लेंथ विल बी गिवन एज स्मॉल एल। तो यहां एक टर्म और डिफाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेन। स्ट्रेन को कहते हैं चेंज इन डायमेंशन। क्या कहते हैं? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन की जब भी बात की जाए, देखो यहां पर क्या चेंज हो रहा है? बोले सर यहां पर क्या चेंज हुआ? सर बोले यहां पर चेंज हुआ लेंथ, बराबर। तो मैं कहूंगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये हो गया आपके पास में स्ट्रेन। ठीक है। अब मान लीजिए वॉल्यूम चेंज होता था तो क्या बोलते थे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ऐसा कह सकते थे। तो इसे वॉल्यूम स्ट्रेन कहते थे। शेयरिंग स्ट्रेन, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, उसके लिए थोड़ा सा अलग टर्म डिफाइन किया जाता है शेयरिंग स्ट्रेन के लिए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के बारे में थोड़ा नोटिस करना बच्चों। स्ट्रेन की यूनिट चेक करो आप, स्ट्रेन की यूनिट चेक करो। लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी मीटर, मीटर मीटर कैंसल, यूनिटलेस। स्ट्रेन का डायमेंशन चेक करो, चेक द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। क्या होगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन? देखो m0 L1 T0 डिवाइड बाय m0 L1 T0। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया आपके पास में m0
m0 l0 t0 मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन है. सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. ये बात कभी ना भूलें. चलिए इस केस में हम दोनों बातें लिख लेते हैं, स्ट्रेस भी लिख लेते हैं और स्ट्रेन भी लिख लेते हैं. देखो यहां पर क्या है, स्ट्रेस कितना है, बोले सर फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स कितना है mg, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर. सर बोले स्ट्रेन कितना है, तो बोले चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. ये आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन. वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं. मान लो वॉल्यूम स्ट्रेस की हम बात करें. हमने बात किया कि हमने फोर्स लगाया चारों तरफ से. चारों तरफ से फोर्स लगाने पर फर्क क्या पड़ा, इधर की तरफ से फोर्स, इधर की तरफ से फोर्स, इधर की तरफ से फोर्स. ये वॉल्यूम, ये आपके पास में v माइनस डेल्टा v. ठीक है, v माइनस चेंज इन वॉल्यूम समथिंग. तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए dv कह देता हूं. तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम. बोले सर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो बोलो फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास में, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, तो बोले v माइनस dv. इनिशियल वॉल्यूम कितना है v, तो बोले सर चेंज इन वॉल्यूम कितना आया माइनस dv. अच्छा चेंज इन वॉल्यूम ऐसा क्यों बताया जा रहा है, माइनस क्यों आ रहा है पहले तो बताओ. सर बोले पहले वॉल्यूम बड़ा था अभी वॉल्यूम छोटा हो गया है, तो डिक्रीमेंट आया ना, तो डिक्रीमेंट को माइनस साइन से बता रहे हैं. तो चेंज इन वॉल्यूम को बताया जाएगा माइनस डीवी से. इस बात को ना भूलें, द चेंज इन वॉल्यूम इज विल बी माइनस डीवी. आइए शेयरिंग वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. तो आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया पर यूनिट एरिया, उसे वॉल्यूम स्ट्रेस कहा जाता है. उसे फोर्स पर यूनिट एरिया, जो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, उसे प्रेशर भी कहा जा सकता है. कि भाई वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मैग्नीट्यूड प्रेशर लिखा जा सकता है. तो आइए वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया माइनस डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया आपके पास माइनस वी, माइनस डीवी अपॉन वी. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पास में. शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एक मिनट रुकिएगा, शेयरिंग नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेस आ चुका है आपके पास में. स्ट्रेस के बारे में बात कर चुके हैं हम. स्ट्रेस में जो लेंथ को बढ़ा रहा है या लेंथ को कम कर रहा है, दो तरह का स्ट्रेस यहां पर मौजूद है. तो हम इसको एक्सटेंसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, अलोंग द लेंथ की हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है ना, तो कंप्रेसिव भी हो सकता है और एक्सटेंसिव भी हो सकता है, दो बात ध्यान रखिएगा. आइए अब हम बात करते हैं शेप चेंज के बारे में. मान लो आपके पास में क्यूब था, ये इस तरह से था. अब आपने क्या किया, आपने उसके टॉपमोस्ट पोजीशन पे फोर्स लगाया. जैसे मैंने अभी बुक का एग्जांपल दिया था आप लोगों को. नीचे के सरफेस को रिजिड रखा, इसको शेप चेंज नहीं होने दिया, ये ऐसा रखा. अब मैंने यहां से इस पे फोर्स लगाना चालू किया. जब इस पे मैंने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, बोले फोर्स लगाने पे सर शेप चेंज हो गया. सर बोले फोर्स लगाने पे क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया. ठीक है, चेंज हो गया कैसा हुआ, देखो ध्यान से, ये ऐसा था अब ऐसा हो गया. ये तो पहले था ही यहां, अब हमने इसमें चेंजेस ला दिए. यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, ये चेंज हो गया आपके पास में. ठीक है ना, तो पहले क्या था चेक करो ध्यान से. पहले एबीसीडी था, इसको मैं ऐसा बना देता हूं, आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से इस बात को. तीसरे नंबर का चेंज शेप से कंसर्न है ना. अब क्या हुआ, ये रहा आपके पास. ई से हम शिफ्ट करके ले आए ई डैश, एच से हो गया एच डैश, एफ से हो गया एफ डैश, जी से हो गया जी डैश. आपने लगाया फोर्स ऐसा, तो फोर्स लगाने से शेप चेंज हो गया. ठीक है ना, सब सेम एंगल से टिल्ट हुए. ये थीटा से, ये थीटा से, ये थीटा से और ये थीटा से. तो ये फोर्स कैसा है बताओ, क्या इसने लेंथ चेंज किया, अलोंग द लेंथ है, बोले नहीं है सर. परपेंडिकुलर टू सरफेस है, बोले नहीं है सर. तो क्या है कैसा बताओ ना फिर, बोले सर अलोंग द टेंजेंट है, सरफेस से टेंजेंशियल फोर्स है. तो शियरिंग स्ट्रेस क्या डिफाइन किया गया, शियरिंग स्ट्रेस को डिफाइन किया गया टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, जो शेप को चेंज कर दे, वो फोर्स जो शेप को चेंज करने में काम आए पर यूनिट एरिया. तो शियरिंग स्ट्रेन को क्या डिफाइन किया गया,
बोले सर शेयरिंग स्ट्रेन को डिफाइन किया गया, बड़े ध्यान से देखना। बोले सर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब क्या देख पा रहा हूं? बोले सर एक है ए, ये है ई, ये है ई डैश, मतलब हाँ बिल्कुल देख पा रहा हूं, थीटा हो गया। बोले सर ये डी, ये एच, ये एच डैश, ये एच, ये एच डैश, ये आपके पास में डी, ये थीटा। अब यहां पर हो गया आपके पास में, देखो क्या, ये थीटा, ये आपके पास बी, ये आपके पास एफ, ये आपके पास एफ डैश। तो हर जगह पे हो क्या रहा है चेंज? तो ये है फिक्स्ड, फिक्स्ड देखो पहले ये था फिक्स्ड 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 फिक्स्ड, तो फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस, और ये देखो चेंज हो रहा है ना, ई से ई डैश हो रहा है, एच से एच डैश हो रहा है, एफ से एफ डैश हो रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर एंड रिलेटिव सेपरेशन, तो हम ये कहते हैं, इसे ऐसा डिफाइन किया जाएगा, द रेशियो ऑफ ई डैश अपॉन ई ए, द रेशियो ऑफ ई डैश अपॉन ई ए। चेक करो, द रेशियो ऑफ एच एच डैश अपॉन एच डी, एच एच डैश अपॉन एच डी, द रेशियो ऑफ एफ एफ डैश अपॉन एफ डी, एफ बी कह सकते हैं। तो सर इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, बिल्कुल कह सकते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है चेक करो, परपेंडिकुलर को मान लीजिए मैंने हर जगह पे डेल्टा एक्स ले लिया, डेल्टा एक्स ले लिया है ना, तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू ई डैश अपॉन ई ए, इसे मैं लिख सकता हूं एच एच डैश अपॉन एच डी, इसे लिखा जा सकता है एफ एफ डैश अपॉन एफ बी। तो टेन थीटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स अपॉन एल, लेंथ ऑफ क्यूब ले लिया जाए या लेंथ जो भी साइड दे दी जाए, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो इसे कई बार टेन थीटा नियरली थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल ऐसा भी लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयरिंग स्ट्रेस वाला पार्ट यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।